नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। पिछले दो दिनों से ये वीडियो जारी नहीं हो सका। जैसा कि कुछ पिछले एपिसोडों के माध्यम से ये इतला दी गई थी, ये निवेदन किया गया था कि जब हम सभी की संगठन के कामों में, खासकर चुनाव भी आ रहा है, इन कामों में व्यस्तता बढ़ती जाएगी तो संभव है कि नियमित रूप से ये वीडियो जारी न हो पाए। छिटपुट रूप में कोई विशेष घटना रही, कोई विशेष मुद्दा जो हमारे भारतीय भाई बहनों के समाज का या देश के हित का है और जिस पर की कुछ स्पष्टता चाहिए, जिस पर की कुछ प्रकाश डालने की आवश्यकता है, तो उस पर वीडियो वो आता रहेगा। लेकिन वो छिटपुट और नियमित रूप से शायद उतना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का जो नियमित रूप से वीडियो जो जारी नहीं हो पाएगा, उसका किसी भी तरह से अन्यथा तात्पर्य नहीं निकाला जाना चाहिए। यही निवेदन भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से है। तो किन्हीं कारणों से, कारण क्या था? व्यस्तता ही चुनाव की संगठन की, और इसके साथ ही कुछ जो सुखद समाचार मिलते हैं उसको साझा करने में भारतीय अवाम ताकत दल को भी खुशी होती है और जो प्रसन्नता हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को होती है उसको भी साझा करने में भारतीय अवाम ताकत दल को भी दिल से खुशी मिलती है। पहला तो ये कुछ हमारे भारतीय भाई बहन ने जो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करते हुए बताया है कि हम लोगों का जो निश्चय है वो अटल है और अटल होना भी चाहिए। एक ही बात याद रखिए कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि की प्रेरणा से उनकी जो कुर्बानी शहादत, कोई एक सवाल कर सकता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो कोई कुर्बानी शहादत नहीं किया। हाँ, उन्होंने तन से कोई कुर्बानी शहादत नहीं दी है, लेकिन हमारे भारतीय समाज के
उस तबके, वो तबका जिसके साथ हजारों हजारों साल तक अन्याय, किस तरह का अन्याय? शोषण का। कौन सा शोषण? आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और कभी कभी इज्जत का शोषण के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको एक मरहम लगाने के लिए और उसके उत्थान के लिए जो बाबा साहब ने कोशिशें की, कठिनाइयों का सामना किया, कई अपमान और जलालतें झेली, कष्ट उठाए, वह किसी भी कुर्बानी और शहादत से कम नहीं है। इसलिए भारतीय जनता दल उनको वही सम्मान देता है जो हमारे उन अमर शहीद, जो कि अब इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, हम सभी के लिए आज़ादी लाने के लिए अपने प्राण सहित सर्वस्व और सहर्ष खुशी जो है भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया था। तो भारतीय जनता दल उन्हीं की श्रेणी में अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी बिल्कुल वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा देना चाहता है, हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी देशभक्तों की। और महान देशभक्त तो थे ही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए जब भी इसका जो बैनर है बनाया गया है, उसमें सर्वप्रथम हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, तीसरे नंबर पर हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही फोटो है। इसके बाद हमारे वो चंद्रशेखर आज़ाद की है, अशफाकुल्ला की है, और रानी गडीलू वगैरह की है। तो वहाँ पर स्थान देने का ये साफ एक इशारा है, संकेत है, एक संदेश है कि भारतीय जनता दल अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उन अमर शहीदों की, वो क्रांतिकारी देशभक्तों के श्रेणी में मानता है और वही प्रतिष्ठा उनको देना चाहता है। तो इनकी प्रेरणा से जो ये भारतीयता, अब ये सवाल है कि हम सभी लोग भारतीय हैं, लेकिन इसका एहसास, आचरण, व्यवहार अभी आया नहीं है। जिसको जो वक्त चल रहा है, वक्त का दौर चल रहा है, इसमें उसकी सख्त आवश्यकता है। तो इसलिए उस दौर में हमारे भारतीय भाई बहनों का अभी शुरू हुआ, कुछ तबका जो है कह रहा है कि हम लोग इस बात पर अटल हैं। किस बात पर अटल हैं? कि जो भारतीय जनता दल ने हमारे शहीद आजम भगत सिंह का जो आदेश था कि ये जो विघटनकारी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के बेश में, इनको शून्य करना है, नष्ट में नाबूद करना है, ईवीएम पर और मतपेटी पर। इससे रंच मात्र भी कम की बात है ही नहीं। इसलिए कि इनकी समाप्ति के बाद ही एक ऐसा माहौल आएगा जो कि हम सबका होगा, पूरा शुद्धता भारतीय होगा। और इसमें की जितनी ताकतें हैं वो जो भारतीय जो विचारधारा है उसके ठीक विपरीत हैं, और कुछ तो छलने वाली, कपट करने वाली भी हैं। तो इसलिए भारतीय जनता दल ने निवेदन किया था, और वो निवेदन हमारे यानी भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग पर अब इस तरह से मैंने है जज्बे के साथ वो इस बात पर अटल हैं, उनका निश्चय अटल है कि इन शक्तियों को राजनीतिक दलों के बेश में, जिसमें कि सबसे आगे बीजेपी है, इसके बाद जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कांग्रेस, जिसको कि अभी कुछ लोग हमारे भारतीय भाई बहन वो कांग्रेस के नाम से मैंने संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, वामदल हैं, और स्थानीय क्षेत्र
इसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, अकाली, टीडीपी, डीएमके इत्यादि, ये समाज की विघटनकारी ताकतें हैं। और हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने तो इनको काले अंग्रेज कहा है। ये काले अंग्रेज हमारे भारतीय समाज को तोड़ने वाले हैं, उसमें विघटन पैदा करने वाले हैं। तो अब इनको जो वोट मिला वो एक दुर्भाग्य, लेकिन अब वो दुर्भाग्य आगे ना हो, इसके लिए जरूरी है कि इनको शून्य किया जाए, नस्ब नाबूद किया जाए। एक माध्यम मिला है इलेक्शन का, चुनाव का, और वो भी ईवीएम मशीन पर और मतपेटी पर। दूसरा जो सुखद समाचार है, पेशे से वकालत अधिवक्ता जो एक भारतीय भाई ने अपने साथी यानी पेशेवर हमारे अधिवक्ता के समूह में ये भारतीय जनता दल का ये जो वीडियो है एकता का, ये काफ़ी उसमें प्रसारित किया है और फॉरवर्ड किया है। हमारे उस भारतीय भाई से, जो हमारे वकील हैं, अधिवक्ता हैं, तो उस आदरणीय भारतीय भाई से निवेदन है भारतीय जनता दल का कि आप उनकी सहायता से निवेदन करके, ऐसा ही निवेदन करके, भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके जितने भी अधिवक्ता लोग हैं, सब में ये प्रसारित करें। और फिर निवेदन करें कि इसी तरह जितने हाई कोर्टें हैं उनके जितने भी अधिवक्ता हैं उनमें भी इसको प्रसारित करें, क्योंकि यह एक वो सशक्त माध्यम बनेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के भी जितने अधिवक्ता हैं उनमें भी प्रसारित करने का करें। और यदि और अस्पष्टता चाहिए तो कोई प्रोग्राम करें, और वो अधिवक्ता संघ चाहे हाई कोर्ट के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, उस अस्पष्टता के लिए भारतीय जनता दल और मैं बिल्कुल तैयार रहेंगे। और यानी भारतीयता आधारित माने भाईचारा, एकता, सद्भाव, सहयोग, सम्मान, मतलब कि आपसी भाईचारा, आपसी एकता और आपसी सद्भाव, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती, ये सभी कुछ भारतीयता आधारित। ये कितना जरूरी है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बुनियाद के लिए, इस मुल्क की हिफाजत और महफूज रहने के लिए, सुरक्षा के लिए, मजबूती के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए भारतीय जनता दल सदैव तैयार है। प्रसारित करें, आमंत्रित करें। हम लोग जो है पूरे संगठन के साथ आकर के ये अस्पष्टता अपने भारतीय समाज के इस तबके में वो अवश्य आएगा। तो अब इसी संबंध में हमारा एक व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाला हमारा आदरणीय भारतीय भाई बहनों का एक तबका है अपने भारतीय समाज के। देखिए, पूरा भारतीय समाज है, समाज भारतीय एक ही समाज है हमारा भारतीय समाज। उसके अलग अलग तबके हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो सेक्टर होता है ना, खंड सेक्टर, तो अलग अलग उसके सेक्टर्स हैं। तो हमारे इस भारतीय समाज का यानी व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाला आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, उसके संबंध में ये कहना है कि चीन के साथ, चीन हमारे देश का दुश्मन है और उसके साथ जो व्यापारिक संबंध है वो इस देश के लिए अभिशाप है। अभिशाप इस मामले में है कि जो है वो ट्रेड का जो बैलेंस है, जो संतुलन है व्यापार का, वो टिल्टेड है। टिल्टेड माने ज्यादा झुका हुआ है
अपने दुश्मन चीन के पक्ष में और हमारे जो भारत के आर्थिक हितों के विरुद्ध है। अब आंकड़ों में हम बात नहीं करें, आंकड़ा तो सरकार के पास होगा और कुछ सरकार अपने हिसाब से अपने हित में उन आंकड़ों को पकाएगी, पेश करेगी। लेकिन ये सर्वविदित है कि चीन के साथ जो व्यापारिक गतिविधि और संबंध है वो भारत के लिए बहुत घाटे का है, इसलिए कि वहाँ से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आयातित होती हैं। माने चीन के एक्सपोर्टेड जो सामान है भारत में जो वो काफ़ी इंपोर्ट होता है, लेकिन भारत से एक्सपोर्ट और जो है वो उसकी तुलना में बहुत ही कम है चीन के। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल है, एक तो हमारे व्यापारिक वर्ग में चीनी सामान का, चीन की बैटरी, चीन का टार्च और जो फुलझड़ी तमाम होते, खास करके दीपावली के जो आइटम होते हैं और भी आइटम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, मोबाइल के आइटम होते हैं, बैटरी के आइटम होते हैं। ये आइटम जो है सिर्फ सस्ते के नाम पर, हालांकि वो भी जानते हैं कि चीनी सामानों की कोई गारंटी नहीं होती है, इस पर कई जोक भी बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी जोक के स्थान पर इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है कि जब उस सामान की कोई गारंटी है ही नहीं, तो उन सामानों को अपने देश में मैंने उसको लाना, उसको बेचना और फिर जो खरीदने वाले ये तीनों का समूह जो है इस बात को सोचे कि एक तो चीन अपना दुश्मन है और उसके द्वारा जो है वो एक्सपोर्टेड आइटम खरीदना और बेचना और ये दोनों जो है राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और ये देश के विरुद्ध जो है ये इस तरह की गतिविधि है। हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि इस चीज़ को गंभीरता से लें। चीन से आयातित सभी सामानों का बहिष्कार करें और इस प्रकार ये भारत सरकार से भी निवेदन है कि चीन से बने हुए जितने भी अनुबंध हैं, उसके इक्विपमेंट हैं, उपकरण हैं, मशीनें हैं, कई उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साल जो DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में साथ सिग्नलिंग का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो किसी ने रद्द किया। लेकिन ये तो जो इन समूह की सरकार होती है, चाहे JNPC की सरकार हो चाहे BJP की सरकार हो, ये करती थोड़ा सा है और ढिढोरा वो ज़्यादा पीटती है। एक तो उसने ढिढोरा पीट दिया कि जो है वो DFC साथ और वो भी EDFC ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में सिग्नलिंग का जो ठेका मिला था, कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसने उसको रद्द कर दिया। लेकिन अभी उसके सैकड़ों हजारों गुना कई कॉन्ट्रैक्ट वो चल रहे होंगे भारत में। देश की सुरक्षा के लिए और देश के महत्व को समझने के लिए इस मोदी सरकार से निवेदन है, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि वो सारे ठेके जो है वो रद्द करें उसको। यदि इलेक्ट्रॉनिक सामानों की इतनी बड़ी भूख है, वैसे तो अपने देश में ही आपका जो है वो मेड इन इंडिया चल रहा है, तो मेड इन इंडिया का जो वो प्रोग्राम है, अपने यहाँ लेबर भी अपने यहाँ जो है जो श्रम शक्ति भी है वो भी सस्ती है, या लेबर कास्ट जो है, तो अपने यहाँ ही वो बनवाइए। आपका जो यह अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि आपका जो मेड इन इंडिया का जो प्रोग्राम है, उसके तहत जो है जितने भी ये सस्ते किस्म के इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, वो सब भारत में ही वो बन सकते हैं। तो मोदी जी कुछ करिए जो है इस देश के लिए, और देश में ही वो बने। और भारत देश जो है चीन से भी सस्ता, चीन से भी अधिक कॉम्पिटिटिव माल जो है
वो बाहर वो भेज सकता है। लेकिन जब तक ये माने ये अपने माने वो प्रोडक्शन स्टेज पर और अभी वो पूरा बनाकर वो कॉम्पिटिटिव स्टेज पर नहीं आता है, तब तक के लिए जो चीन के कंपटीशन में वियतनाम और ताइवान, ये भी सस्ते किस्म के सारे आइटम हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल आइटम सब जो है वो उपलब्ध हैं। तो उनसे जो है व्यापारिक संबंध आप बनाइए। और ये चीन के राइवल्स हैं, चीन के जो है वो प्रतिद्वंदी भी हैं। तो ये निवेदन दोनों से है, अपने व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों से भी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से भी है कि जितने भी इसके कॉन्ट्रैक्ट हैं दुश्मन चीन के, सबको वो करिए। और देखिए ये मोदी जी के विषय में कहा जाता है कि वो बहुत घूमे विदेश, लेकिन चीन के संबंध में अभी भी यदि बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा जाए तो बिल्कुल कायरता वाली वो नीति चल रही है। अभी भी उसको एक शक्तिशाली देश के रूप में भारत वो पेश आता है। वो एक तो जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश की ज़मीन लद्दाख का एक हिस्सा अक्साई चीन जो है वो मैंने युद्ध के बहाने 1962 वाले युद्ध के बहाने वो अपने वो दुश्मन चीन को थमा दिया। और ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू संसद में बोलता है कि उतनी जमीन चली गई तो क्या हुआ, वहाँ घास भी नहीं उगती है। और इतनी कायरता उसमें संसद की थी और सांसदों की थी कि किसी ने वो विरोध नहीं किया। और एक ने सिर्फ विरोध किया था, वो थे महावीर त्यागी थे। तो उन्होंने तुरंत अपने मैंने जब वो बोला, एक तो अपने देश की जमीन वो मैंने गंवा दिया दुश्मन चीन के हाथों में। अक्साई चीन वाला कितना ये 42,000 वर्ग मील है। तो जब गंवा दिया तो अब उसको वक्तव्य देना था। तो उसके डिफेंस में यानी उसके पक्ष में वो तर्क गढ़ते हुए उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि वो जमीन चली गई तो क्या हुआ, वहाँ घास भी नहीं उगती है। तो पूरी संसद जो है एक कायरता भरे वो दबाव में थी। सिर्फ एक सांसद जो है उस समय के महावीर त्यागी, वो भी बड़े सांकेतिक रूप में उन्होंने कहा कि नेहरू जी हमारे भी सर पर हमारे भी सर पर बाल नहीं है, तो क्या तो क्या मेरे सर को भी आप दे देंगे चीन को। लेकिन देशभक्ति का तकाजा ये कहता है कि उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ये जवाब मिलना चाहिए कि वो नेहरू तुम्हारे भी सर पर एक बाल नहीं है, तो क्या तुम्हारे भी सर को काट करके दुश्मन चीन को थमा दिया जाए, ये जवाब बनता था। लेकिन ये जवाब किसी ने दिया नहीं। दुष्टों के आगे झुकना जो है बिल्कुल दुष्टता है। दुष्टों के अपराध को छिपाना वो भी दुष्टता है। गद्दारों की गद्दारी को छिपाना गद्दारी है। आज मैंने जब से ये गद्दार नेहरू मैंने सत्ता पर काबिज हुआ, फिर उसकी बेटी काबिज हुई, फिर उसका नाती काबिज हुआ, तब से जो बौद्धिक वर्ग में जो इस तरह की मैनिया फैलाई गई है, जो मीडिया में जो मैनिया जो फैलाई गई है, और जो बौद्धिक वर्ग मीडिया और जो है ये इतिहासकार हिस्टोरियंस, इनमें जो मैनिया फैलाई गई है, सिर्फ
ये जो गद्दार है जवाहरलाल नेहरू और उसके साथ साथ मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी गद्दारियों को सिर्फ ढकने के लिए और एक झूठी एक महिमा मंडन भटेती, इसी में पूरी ये मशीनरी इन तीन तबकों की, बुद्धिजीवियों की, इंटेलेक्चुअल्स की। हम नहीं कहते कि पूरे हमारे कहने के तात्पर्य कदापि नहीं है कि पूरे इंटेलेक्चुअल, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स का एक तबका इंटेलेक्चुअल्स का एक तबका तैयार किया गया। और उसी प्रकार मीडिया का अच्छा, मीडिया में तो काफ़ी, मीडिया में तो यूँ समझ लीजिए कि 99% मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट वाला हो। और इसके बाद ये इतिहासकार, तो इनकी पूरी फौज बनाई गई ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के सारे पापों को ढकने के लिए और उनकी एक झूठी जो है महिमा मंडन गाथा को रचने के लिए। ये सब, और आज भी जो लोग जब ये बातें जब सारे तथ्य जो है भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने रख रहा है कि ये दोनों कितने बड़े अभिशाप थे और उन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं, उन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं, चाहे इंदिरा हो, चाहे राजीव हो, चाहे सोनिया राहुल हो, उसी अभिशाप के जो है ये जो है एक वो ब्रीड है अभिशाप की, और डिजेनरेटेड और डिग्रेडेड डेरिवेटिव्स हैं सब उन्हीं गद्दारों की, ये राहुल, सोनिया, प्रियंका सभी। तो आज जब भारतीय जनता दल इन सारे देश के दुश्मनों, सारे देश के गद्दारों के विषय में तथ्य और सच्चाई, हकीकत अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीयों के सामने रख रहा है और हमारी आवाम अब इसको समझना शुरू कर दिया है, तो कुछ लोग अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी स्किन बचाने के लिए कभी जो है वो नेहरू का नाम ले लेते हैं, कभी गांधी का नाम लेते हैं, लेकर के वो दीवार को छू देते हैं कि भाई हम भी नेहरू का विरोध करते हैं, हम भी गांधी का विरोध करते हैं। प्रश्न विरोध करने का नहीं है, आप विरोध करिए, अच्छा समर्थन करिए। जो देश का दुश्मन है, जो इस भारत मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है, उसकी गद्दारी को रखना हर एक भारतीय भाई बहन का उसका परम राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो आज भी उदाहरण के लिए एक है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो अपने को दिखाता है कि वो नेहरू का आलोचक है, कभी दिखाने की कोशिश करता है। वो अपने को दिखाता है कि कभी वो मोहनदास करमचंद गांधी का आलोचक है। भारतीय जनता दल के सवाल उससे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से ये है कि आपको ये नहीं दिखाना कि आप उसका आलोचक हैं। आपकी मानसिक ईमानदारी, बौद्धिक ईमानदारी वो इस कसौटी पर कसी जाएगी कि उसके जो गद्दारी के जो सारे पाप हैं, कितनी ईमानदारी से आप देश को बता रहे हैं कि नहीं आप बता रहे हैं। जिस जवाहरलाल नेहरू ने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया, क्या कहा आपने? वो कुछ नहीं कहा आपने। फिर जो है मरवाने के बाद उनके परिवार पर जो जासूसी इसने करवाया, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कुछ नहीं कहा। और फिर जो लॉर्ड माउंटबेटन से मिल करके वही हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को
जो कि आज भी इन सबों की इतनी साजिश करने के बाद भी आज भी हर एक भारतीय भाई बहन के दिलो दिमाग पर, उसके जहन पर, उसके मानसिकता पर सबसे बड़े देशभक्त, सबसे बड़े क्रांतिकारी, सबसे बड़े जो है माने शहीद के रूप में आज भी वो दीप्यमान हैं, ज्वलंत हैं, जीवंत हैं। ऐसी शख्सियत को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, वो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि फर्स्ट वो मैंने फ्री इंडिया का आज़ाद भारत का गवर्नर जनरल था, मिलकर के ऐसा दस्तावेज बनवाया जिसके अनुसार हमारे इतनी बड़ी शख्सियत को, देश के लिए को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी माना गया और भारत सरकार पर जिम्मेदारी दी गई कि भारत में यदि पाया जाए तो उनको पकड़ करके उनको इंग्लैंड को सौंपना। तो ये सारी उसकी गद्दारियां हैं। मरवाने के बाद एक तो जासूसी करवाया और फिर एक झूठी कहानी बनवाया ताकि किसी का ध्यान जो साजिश करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया था, उधर किसी का ध्यान न जाए तो एक दूसरी कहानी जिसने झूठी कहानी बनवाया कि नेताजी तो जब वो जापान से चले थे हवाई जहाज से तो उनका हवाई जहाज की वो दुर्घटना हो गई ताइवान या फार्मोसा के पास। उसी हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई ताकि देश इसी पर विश्वास करे और जो उसने साजिश किया था मरवाने की रूसी शासकों से मिलकर के उधर किसी का ध्यान न जाए। ये सबसे बड़ी गद्दारी है। तो इसको जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कभी नहीं कहता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा। एक तो ये जो मुखौटा सब पहने हैं झूठा, ये जेएनपीसी वाले, कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमारी बदौलत जो है अंग्रेज यहाँ से भागे। जिसने भारत को आज़ाद कराने का अधिनियम पास करवाया यानी ब्रिटिश की संसद में, और जो उसमें का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली, उसका नाम था क्लेमेंट एटली, वह जो है सन 1955 के आसपास, जबकि प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो भारत के दौरे पर आया था। तो कलकत्ता के गेस्ट हाउस में जब ठहरा था तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल, गवर्नर, वो कार्यवाहक राज्यपाल यानी एक्टिंग गवर्नर। तो एक्टिंग गवर्नर से मतलब ये होता है ना कि जब कोई नियमित राज्यपाल नहीं होता है तो भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो उस प्रदेश में जो हाई कोर्ट होती है उसका चीफ जस्टिस ही जो है वो एक्टिंग गवर्नर ऑटोमेटिक जो है वो बन जाता है। तो फणी भूषण चक्रवर्ती वो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वही जो है वो एक्टिंग गवर्नर भी थे। तो वो फणी भूषण चक्रवर्ती जो है उस जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, क्लेमेंट एटली से मिलने गए। अब क्लेमेंट एटली कौन था? मैंने और उसी के प्रधानमंत्री काल में मैंने भारत को आज़ाद करने का अधिनियम पास हुआ था। मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय वो स्वाधीनता अधिनियम जो ब्रिटेन की संसद ने पास किया था। तो उसमें प्रधानमंत्री वही था, क्लेमेंट एटली था। तो क्लेमेंट एटली से जब मिलने गए फणी भूषण चक्रवर्ती, वो जो कि कार्यवाहक वो राज्यपाल पश्चिम बंगाल के, तो उन्होंने कुछ सवाल किया उनसे कि जरा ये बताइए कि सन 1945 में
ठीक है, थोड़ा सा आपको सेटबैक मिला था, आप और आपका काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन आप लेकिन आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे। जो कांग्रेस थी वो लगभग मर चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके वो आराम कर रहे थे। ये बात वही नहीं, नेहरू ने भी लिखा है, वो गद्दार नेहरू ने भी अपने किसी किताब में लिखा है कि हमको आज़ादी की बहुत ज़रूरत, बहुत तुरंत सख्त ज़रूरत है। अब हम आगे की लड़ाई वो लड़ नहीं सकते सब, और पूरी कांग्रेस की गतिविधि ठप है और लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो सभी नेता जो है मैंने कि निराश होकर के, थक करके अपने अपने घरों में जो है ये कांग्रेसी नेता आराम फरमा रहे थे। तो यही सवाल जो है फणिभूषण चक्रवर्ती कार्यवाहक राज्यपाल ने उन क्लेमेंट एटलीस्ट पूछा कि कांग्रेस की गतिविधि, कांग्रेस भी वो मर चुकी थी, आप मॉरली जो है बहुत मैंने अब जो है माने काफ़ी मैंने उच्च स्थान पे थे कि आपने जो है ठीक है कुछ आपका नुकसान जरूर हुआ, लेकिन आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध आप जीत चुके थे। तो क्या वजह थी, ये पूछा क्या वजह थी कि आपने भारत छोड़ने का मन बना लिया। तब वो क्लेमेंट एटली ने बताया कि अरे भाई, जो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी आज़ाद हिंद फौज INA, तो उसमें जो फौज जो शहीद हो गए थे, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैं बता भी गया था कि आज़ाद हिंद फौज जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, उसके 60,000 सैनिकों में से 28,000 शहीद हो गए थे देश को आज़ाद कराने के लिए, वो भी अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए। तो जो शहीद हुए उनकी शहादत को देखते हुए जो अंग्रेजी सेना की जो रिंग थी रॉयल इंडियन नेवी, उसमें बगावत हो गई। और फिर उसको देखते हुए जो थल सेना थी आर्मी भारत में उसकी, वो अंग्रेजों की, उसमें बगावत होने वाली थी। तो आए दिन उसको रिपोर्ट में मिलती थी कि भाई आज वो इस टुकड़ी में बगावत होगी, आज इस टुकड़ी में बगावत हो गई। तो इससे बहुत वो घबरा गए। तब उन्होंने बिल्कुल मन बना लिया कि अब जो है आगे शासन करना अब मुश्किल है, अब बाइज्जत जो है अब यहाँ से जाने में ही भलाई है। अब बाइज्जत माने सेफ वाकोवर की बात थी। तो वो सोचे कि सबसे सेफेस्ट वाकोवर जो है वो सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक विदाई जो है सिर्फ दो ही दे सकते हैं। उस दुश्मन अंग्रेजों को सबसे सम्मानजनक और सबसे सुरक्षित वाकोवर जो है यही दो गद्दार वो दे सकते थे, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। अब इन्हीं के पक्ष में थे कि किसी तरह से सत्ता यदि इनको मिल जाए तो ये हमको बाइज्जत जो है अपनी विदाई कर देंगे, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। और इन सबों ने भी ये सूंघ लिया कि अंग्रेज जो है मन बना चुके हैं। ये कब की बात है? 1945 में, कि अंग्रेज जो है अब जाने वाले हैं। इस बात को कोई इंसान ने सूंघ लिया। तो बस ये दोनों के दोनों, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार ये जवाहरलाल नेहरू, दोनों लग गए कि जब जा रहे हैं तो सत्ता जो है सिर्फ जो है नेहरू को मिले। यही सारी जो अभिशाप होगा, जो दुखद वाली, जो ट्रेजिडी वाली बात हुई भारत के लिए, यही जड़ है सत्ता हथियाने के हवस में इन सबों ने सारे जो है दुख दिए इन दोनों ने मिलकर इस देश को। तभी से शुरू हो गया ये प्रकरण। थोड़ा सा एक मिनट के लिए रोक करके एक महत्वपूर्ण बात ये बतानी है
कि हमसे कभी कभी व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों से बात होती है और कुछ अपने 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 मित्र भी लगते हैं और मित्रता उनसे रही है किन्हीं किन्हीं यानी समय के दौर में स्टेजेस पे जो कुछ अपने जो साथ में पढ़ते थे वो और फिर नौकरी के समय में भी, तो वो मित्रता का तकाजा रहा। तो लेकिन वो उनमें हम नहीं कहते कि वो कट्टरवादी हैं, लेकिन कट्टरवादी सोच का परकुलेशन है, उसकी एक जो छन करके आइडिया आती है ना, उसका असर होता है, उसकी एक धमक, वो कट्टरवादी सोच का। अब चूंकि उनसे बात भी होती रहती है तो वो खुल करके बोलते भी हैं। तो बोलते बोलते जबकि अपने वो मित्र लगते हैं, बोलते बोलते वो बोल दिए कि आपका भी मैंने मेरे लिए कि आपका भी तो सॉफ्ट कॉर्नर है। हालांकि जो जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया और वो शब्द कहने में मैंने वो शब्द कहने में कोई बुरा नहीं हो, उसका तो प्रचलन है ही, लेकिन भारतीय जनता दल उन शब्दों के प्रयोग से बिल्कुल परहेज करता है और उसको वर्जित करता है। जैसे मुसलमान शब्द को पूरे भारतीय समाज से निवेदन करता है और किया भी है, समझाया भी है कि अब इनको मुसलमान कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अपने भारतीय भाई बहन हैं, इसलिए इनको भारतीय भाई बहन का इज्जत देने के लिए जिस संबोधन की आवश्यकता है, और इसीलिए भारतीय जनता दल ने वो संबोधन का जो इजाद किया है, उसी संबोधन का प्रयोग किया जाना चाहिए कि हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, मुसलमान नहीं, हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन। कहने में थोड़ा सा लंबा जरूर है, तो लंबाई की चिंता मत करिए, थोड़ा सा लंबाई है, लेकिन जो सम्मान दिया जाना चाहिए उसके लिए ये संबोधन भी आवश्यक है। तो मुसलमान वो कहना छोड़ना होगा। तो अभी भी कुछ मानसिकता पड़ी हुई है ना, तो वो मुसलमान ही कहते हैं। और उसी प्रकार हमारे कुछ को बोलते हैं कि ये अनुसूचित जाति या हरिजन, तो उनके लिए भी भारतीय जनता दल ने कहा कि नहीं, ये जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं और हकदार हैं, उसके अनुरूप ये संबोधन सही नहीं है। वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, यही एहसास, यही अपनापन के साथ जो है वो वातावरण लाने की आवश्यकता है। इसलिए हरिजन इत्यादि और ये अनुसूचित ये शब्द से बिल्कुल वर्जना करनी है, परहेज करना है, अवॉइड करना है, एब्सटेन करना है। तो और उनके लिए भारतीय जनता दल सिर्फ हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन, पिछड़ापन है, वो पिछड़ापन दूर करने के लिए भारतीय जनता दल ने कई योजनाएं, कई स्कीम बताई हुई हैं। भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा, जब अपने अवाम के आशीर्वाद स्वरूप बहुत कम ही समय में, मुश्किल से अधिक 10 वर्षों या 12 वर्षों में वो पिछड़ापन भी वो दूर कर देगा। और हमारे वो भारतीय भाई बहन जो पिछड़े हुए हैं, और ये बात तो हमारे बाबा साहब ने भी बोला था कि हमारा समाज तो एक ही होना चाहिए, जातिहीन समाज। और जो हमारे ये पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है हजारों साल तक, उनको एक मरहम लगाने की जरूरत है, एक आयनमेंट। वो आयनमेंट जो है हमदर्दी का और सम्मान का, प्रतिष्ठा का, इज्जत का और अपनापन का, ये मरहम। और उससे अभी आगे बढ़ करके भारतीय जनता दल करा कि उनका पिछड़ापन भी दूर करने का, और पिछड़ापन उनकी प्रतिभा को देश के सामने रखते हुए, और उनकी प्रतिभा यानी उनकी प्रतिभा कब रखी जा सकेगी,
आरक्षण विहीन, आरक्षण से दूर, आरक्षण से अलग उनको जितनी अपने अपने प्रतिभा का विकास करने के लिए जितनी आर्थिक मदद की जरूरत है पूरी मदद, और फिर सीखने का, ट्रेनिंग का, प्रूनिंग और ग्रूमिंग का पूरी सुविधा, पूरी व्यवस्था और पूरा वातावरण, पूरा माहौल, ताकि उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो सामने आए। और यही बात हमारे कई आदरणीय भारतीय भाई बहन और इसी तबके से, हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों के तबके से, उन्होंने कहा कि हमारा बौद्धिक विकास चाहिए। बहुत सुंदर, और ये सुनकर के बहुत खुशी हुई। और वो बौद्धिक विकास ही उनको बिल्कुल उनको हर तरह की सुविधा, हर तरह का प्रतिष्ठा दिलाएगा, आरक्षण नहीं, आरक्षण नहीं। तो उनके इस पिछड़ेपन को भी अधिक से अधिक 10 साल या 12 साल 15 साल इतने में जो है वो पिछड़ापन दूर हो जाएगा, और तब हमारे सभी भारतीय भाई बहन हो जाएंगे आराम से। तो वो जो हमारे ये पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, पिछड़े हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, ये सभी हमारे समाज हमारा एक ही है, भारतीय समाज। तो भारतीय समाज का ये जो तबका है, हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों का समाज, आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो समाज है, हमारे इस्लाम आस्था कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो समाज है। अब मैंने जो मैंने उनको जवाब दिया, इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर की जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़ करके, इसे मैंने कि जो आपके मन में जो सवाल वो हमसे पूछे थे, इसे आगे बढ़ करके भारतीय जनता का दल जिस प्रतिष्ठा सम्मान के वो हकदार हैं वो उनको दिलाना चाहता है, और वो भारतीय जनता दल स्वयं दे रहा है, और अपने समाज के शेष हिस्से से, शेष तबके से कह रहा है कि आप भी उसी तरह का सम्मान, प्रतिष्ठा, अपनापन इनको आप दीजिए। हमारे इस्लाम आस्था कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन के समाज को, हमारे पिछड़े आदरणीय हमारे पिछड़े कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों को वही सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत और अपनापन जो है वो भारतीय जनता का दल दे रहा है, देने की कोशिश कर रहा है, और करता भी रहेगा। और भारतीय समाज के शेष तबकों से भी यही निवेदन कर रहा है कि आप भी इनके साथ वही अपनापन, वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा और वही लगाव आप अपने वचन से, व्यवहारों से, आचरण से इनको दीजिए, जो कि इसके वो हकदार हैं। भारत के संविधान ने भी दिया है, बाबा साहब ने भी कहा है, और हमारे अमर शहीदों की शहादत और कुर्बानी ने भी कहा है। तो ये प्रयास है उसका, सॉफ्ट कॉर्नर की बात सॉफ्ट कॉर्नर की बात तो माने कोई उसकी प्रासंगिकता ही नहीं है, कोई उसका रेलेवेंस नहीं है। लेकिन उधर देखिए सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ है। ये मोदी सरकार, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के दुश्मनों को, इतना खतरनाक दुश्मन है ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और वाम दल इत्यादि, इनको ये पाल के रखे हैं, इनके आगे घुटने टेक रहे हैं। ये सॉफ्ट कॉर्नर का सबसे ये है सॉफ्ट कॉर्नर का श्री मोदी जी के द्वारा या मोदी जी की सरकार के द्वारा सॉफ्ट कॉर्नर का सबसे घिनौना रूप ये है सॉफ्ट कॉर्नर। सॉफ्ट कॉर्नर वो नहीं है। देश के दुश्मनों के उनको पालना और वो देश के दुश्मन के रूप में वो बेनकाब ना हो, ये साजिश करना और उनके आगे घुटने टेकना, ये सॉफ्ट कॉर्नर का सबसे घिनौना रूप है। ये मैंने उनको बताया।
और यही चीज़ हम बताना चाहते हैं पूरे अपनी आदरणीय भारतीय अवाम को। तो हमारे इस यानी जो 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 उनकी शब्दावली थी कि हम माने यानी मुसलमान के प्रति और हरिजन के प्रति इत्यादि के प्रति सॉफ्ट कार्नर रखने की कोई बात ही नहीं है। हम तो हम या भारतीय जनता दल हमारे इन तबकों, हमारे भारतीय समाज के इन तबकों के साथ, कौन तबका? हमारे आदरणीय पिछड़े भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था, हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन का जो समाज है, और इसी तरह का और भी जो समाज है, उसको जो संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान ने जो इज्जत और जो है वो प्रतिष्ठा दी है, वही चीज़ और हमारे अमर शहीदों ने अपनी शहादत और कुर्बानी के जरिए भी वही चीज़ कही है कि सभी लोग भारतीय हैं और सभी को भारतीय के रूप में, सभी को भारतीय नागरिक के रूप में इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान वो मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता दल वही करे कि इज्जत, उनको इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, अपनापन जो है भारतीय जनता दल भी दे रहा है और देता रहेगा। और भारतीय समाज के से तबकों से भी निवेदन कर रहा है कि आप भी हमारे इन भारतीय समाज के इन तबकों को वही सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, अपनापन आप दीजिए। तो इसमें सॉफ्ट कार्नर की तो कोई प्रासंगिकता ही नहीं बनती है। तो लेकिन ये ऐसी मानसिकता जो है, जो कि हमको कहती है कि हम सॉफ्ट कार्नर रखे हुए हैं, वो मानसिकता, ये जो सॉफ्ट कार्नर माने क्या? सॉफ्ट कार्नर तो वहाँ भी बहुत दूर की कौड़ी, वो उनको बचा रहे हैं। कितनी बार बताया गया कि जो सीए पर जो हिंसा हुई दिल्ली में, वो हिंसा जो है वो किसने भड़काया? जिसने देखा होगा, भड़काने वाली सोनिया गांधी खुलेआम सरेआम रामलीला मैदान से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काई उसने। और ये बात भी कई बार बताया गया कि हमारे थोड़ी सी ये कमजोरी है, थोड़ी ज़्यादा कमजोरी है, ये कमजोरी रही। अब तो शायद हो सकता है कि भारतीय जनता दल की प्रचार से थोड़ा सा उसमें कमी आई हो, लेकिन कमजोरी रही है कि जीएनपीसी और वाम दलों के झूठ और अफवाह के सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार होते हैं ये। तो इसीलिए उसने वो इसी का इस्तेमाल किया। उसने उस गद्दार सोनिया गांधी ने कहा कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो? घरों में बैठने वाले कैर कहलाएंगे। घरों से बाहर निकलो, आंदोलन करो, सड़कों पे आओ। और इनडायरेक्टली कहा, क्या बोला कि हिंसा फैलाओ, आगजनी फैलाओ, तोड़फोड़ करो, इस तरह से इनडायरेक्टली कहा। और ये सब जो इस तरह की हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी जो है, और ये सब जो है उसी जीएनपीसी का जो अवतार है, जो इनकारनेशन है केजरीवाल, इसने अपने आदमियों से, किससे? अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन से। बल्कि जो दूसरी बार हिंसा हुई वो तो बड़ी जघन्य थी। वो कौन था? आईबी का कर्मचारी कोई शर्मा करके, अंकित शर्मा कोई था, 455 या 5 से चाकुओं से वार हुआ था, उसको खींच कर ले गए। तो ये सब के सब जो है केजरीवाल के आदमियों ने जो है, केजरीवाल ने अपने आदमियों से इतनी जघन्य हिंसा उसने करवाई। अब देखिए, यही सिर्फ एक उदाहरण बोला जा रहा है। इतनी बड़ी हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुआ, आगजनी हुई, बल्कि देश को एक अस्थिरता के में ये सब जो है झोंक देना चाहते थे। मोदी जी की सरकार ने क्या किया? सिर्फ
अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन को, सिर्फ इन्हीं को फंसाया। हालांकि फंसाना गलत नहीं है, लेकिन उससे भी गलत है कि जो जिसने कि भड़काया, जिसने ये अपने ताहिर हुसैन और जो है ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह के जरिए ये इशारा हिंसा आगजनी तोड़फोड़ करवाया, उसको मोदी जी ने बचा लिया। यही मोदी जी की अपने भारतीय अवाम के खिलाफ और अपने मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ सबसे बड़ी गद्दारी है, सबसे बड़ी गद्दारी है। और इसी तरह के तमाम उदाहरण हैं कि देश के दुश्मनों को बचाना देश के साथ दुश्मनी है, देश के गद्दारों को बचाना देश के खिलाफ गद्दारी है। यही बात वो बता रहा है। अब ये सुनने में आ रहा है कि जब ये भारतीयता का प्रचार हो रहा है तो इस भारतीयता के और हमारी आदरणीय भारतीय आवाम जब इसको पसंद कर रही है, इसमें शामिल हो रही है, इसका प्रचार कर रही है, तब इस मुद्दे को चुराने के लिए ये हमेशा के मुद्दा चोर रहे हैं। मुद्दा चोर जो है ये जेएनपीसी या कांग्रेस रही है, और मुद्दा चोर जो है ये बीजेपी रही है। जो मुद्दा लोकप्रिय होता है तो उसको हमेशा बड़ी सफाई से, कभी सफाई से कभी बेहयाई से चुराने की आदत इन समूह की रही है। तो अब ये वो कह रहे थे सब कि यानी भारतीय तो मैं हूँ, जेएनपीसी वाले कांग्रेस वाले कह रहे थे भारतीय तो मैं हूँ, 17 साल से हमने भारतीयता चलाई है। जो हमेशा भारत के खिलाफ रहा है, जिसने भारत के खिलाफ हमेशा गद्दारियां की हैं, भारत के खिलाफ दुश्मनी ही दुश्मनी की है, जिस देश को लूटा है, वो आज वो आज कह रहा है कि भारतीय वो है। सबसे बड़ा भारतद्रोही जेएनपीसी, और अपना नाम रखे ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे बड़ा जो है उसका नाम होना चाहिए भारतद्रोही और जो है और राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रीय है ना, राष्ट्र विरोधी जेएनपीसी। ये उसका जो उसकी फितरत है, ये उसका नाम होना चाहिए। यानी भारत विरोधी और इन्हें भारत विरोधी राष्ट्रद्रोही जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कागज, ये उसका नाम होना चाहिए। हम तो जो है चुनाव आयोग से यही दरख्वास्त करेंगे कि उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम खत्म करके यही नाम से दर्ज करें उसको। लेकिन ये मौका कौन दे रहा है? ये मौका दे रहे हैं श्री मोदी जी। मोदी जी की यही गद्दारी है कि इन सारे गद्दारों को ये मौका दे रहे हैं। वो कह रहा है कि हम भारतीय हैं, वो कह रहा है कि हम भारतीय राष्ट्रीय हैं। जो सबसे बड़ा यानी भारतद्रोही है, भारत जो है भारत का दुश्मन है, जो इस राष्ट्र का दुश्मन है, जिसने इस देश को लूटा है और इस देश को बांट बांट कर जो है उसको तार कर दिया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान जिसने बनवाया, और इसकी गद्दारियों की लंबी जो है वो फहरिस्तें हैं। आज उसको मौका दे रहे हैं मोदी जी कि वो कह रहा है कि नहीं कि हम तो भारतीय और राष्ट्रीय हैं। तो इसको ये एपिसोड कुछ लंबा हो गया। उद्गार जो वो ढेर सारे हैं। तो इसको और अच्छे तरीके से इस विषय पे जो कि अपने को दम भरा ये जेएनपीसी वाले कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय भारतीय हैं, इसको और अच्छे तरीके से वो बेनकाब करेगा। ये मोदी जी के द्वारा ढकने से जो है वो न मोदी जी कामयाब होंगे। मोदी जी तो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और न तो ये गद्दार जो है जेएनपीसी वाले कामयाब होंगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।